हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं सर्वेश यादव। मेरे YouTube चैनल फिजिक्स विद सर्वेश में आपका बेहद स्वागत है बेटा। ठीक, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का बायोलॉजी। और बायोलॉजी में हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं। ठीक ना, चल रहा है पहला चैप्टर जिसमें बहुत सारी चीजें हमने बता दिया है। ठीक, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पाचन, डाइजेशन ऑफ ह्यूमन, यानी मानव का पाचन, यानी मानव में पाचन हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें बेटा कुछ लेक्चर हो चुके हैं। और इससे पिछले वाले क्लास में हमने बताया था आपको माउथ कैविटी, डाइजेशन इन माउथ कैविटी, यानी मुख गुहा में पाचन। उसको खूब डिटेल से हमने स्लाइवरी ग्लैंड, सारी चीज, कार्बोहाइड्रेट, कितना बढ़िया तरीके से बताया हुआ है। यदि नहीं देखें तो जरूर जाके उसको देखें बेटे, एकदम मस्त हो जाएंगे आप। ठीक ना, एकदम बढ़िया। इसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे, अब भोजन को धीरे धीरे ग्रास नली से होते हुए आगे बढ़ाएंगे। और अब भोजन कहाँ पहुंचेगा? आमाशय में। तो अब हम लोग आमाशय में आज पाचन देखेंगे, खूब डिटेल में, खूब बढ़िया से, एकदम जबरदस्त तरीके से आपको बताने वाले हैं। ठीक, तो बेटा अब भोजन जो है, ध्यान से सुनिए मेरी बात। भोजन का पाचन मुख गुहा में हुआ। मुख्य रूप से किसका पाचन हुआ? स्टार्च का। 30% स्टार्च, ठीक, का डाइजेशन हो गया लार एमाइलेज के द्वारा और लाइसोजाइम के द्वारा। कुछ जीवाणु नष्ट हुए और अब बनकर के जो भोजन का लुगदी तैयार हुआ लार के साथ, उसे हम लोग बोलस कहते हैं। अब ये बोलस, ठीक, मुख गुहा से होते हुए, ग्रसनी से होते हुए, ग्रास नली से होते हुए कहां पहुंच रहा है? आमाशय में। चलिए, अब भोजन जब आमाशय में पहुंचेगा बेटा, तो क्या होने वाला है वो हम लोग देखेंगे। और भोजन जब आमाशय में जाएगा, यानी बोलस जब आमाशय में जाएगा तो उसका पाचन होगा। तो उससे पहले हम लोग देख लेते हैं आमाशय का स्ट्रक्चर। आमाशय होता कैसे है, किन किन, यानी उसमें कितनी कोशिकाएं होती हैं, उसकी दीवार कितनी परतों से मिलकर बनी होती है, खूब डिटेल में। ठीक बेटा, हम ये नहीं मान रहे हैं कि आप हाई स्कूल, ठीक, ये हाई स्कूल केवल हाई स्कूल तक ही सीमित नहीं है। नाम का मेरा लेक्चर हाई स्कूल है, लेकिन आपको खूब डिटेल में हम बताने वाले हैं, एकदम जबरदस्त तरीके से। तो बेटा इससे पहले हम लोग भोजन को, बोलस को आमाशय में पहुंचने से पहले, ठीक, हम लोग आमाशय के बारे में देख लेते हैं, तब बोलस को लेके जाएंगे आमाशय में। ठीक, तब बोलस यानी भोजन को हम आमाशय में लेके जाएंगे। पहले हम लोग आमाशय के बारे में, ठीक, देखते हैं उसकी संरचना, उसका स्ट्रक्चर, उसमें क्या क्या पाया जाता है। भैया एकदम ध्यान से सुनिएगा। ठीक, हाँ देखें, तो बेटा हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, ठीक, पढ़ने वाले हैं आमाशय की संरचना। ठीक, आमाशय का स्ट्रक्चर, ध्यान दीजिएगा। आमाशय की संरचना, ठीक, आमाशय की संरचना यानी आमाशय में क्या होता है। देखिए बेटा, हम आपको बताते हैं कि फिगर से भी समझाएंगे। एक, ठीक, डिजिटल फिगर है, उसको भी लेकर आएंगे और उससे भी आपको समझाएंगे, एकदम याद करवा देंगे। बस ध्यान से देखते रहिएगा। आमाशय, स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक। ठीक बेटा, हम लोग आज पढ़ने वाले स्ट्रक्चर, स्टमक, ठीक, स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक। ठीक ना, चलिए ध्यान दीजिएगा। जानते बेटा आमाशय की संरचना, आमाशय में कुल 4 परतें होती हैं। आमाशय, ध्यान दें, वैसे तो इसके भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं आमाशय के। ठीक, एक को हम लोग पाइलोरिक कहते हैं, और ठीक ध्यान दें, ऊपर वाले को हम लोग पाइलोरिक कहते हैं, फंडिक कहते हैं। ठीक, कुल मुख्य रूप से 3 पार्ट होते हैं, जो कि अभी हम आपको बताते हैं। लेकिन उसकी जो संरचना होती है, उसकी जो दीवार होती है, ठीक, वो कितने कितने पार्ट में बटी होती है। ध्यान दें आप, सबसे पहले छोटा सा स्ट्रक्चर आमाशय का बना के हम बताते हैं, फिर बड़ा सा बनाएंगे अभी हम। देखिए बेटा, ये क्या आ रहा है? ओइसोफेगस आ रहा है। ठीक, ये थैलीनुमा संरचना होती है, ठीक, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? स्टमक। ठीक, स्टमक में 3 पार्ट हैं, ध्यान देंगे। जो ऊपर वाला पार्ट है, यहां से लेके यहां तक, इसे हम लोग कहते हैं कार्डियक।
कार्डियक। ठीक बेटा, फिर यहां से लेके यहां तक इसे बेटा हम लोग फंडिक कहते हैं, और लास्ट में सॉरी इसे हम लोग बेटा पाइलोरिक कहते हैं। ये 3 पार्ट होते हैं स्टमक के, हालांकि बहुत ज्यादा इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन बस जानिए कि 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। ठीक ना, 3 पार्ट हैं स्टमक के। ये ऊपर ओइसोफेगस है, ठीक, जिसे हम लोग ग्रास नली कहते हैं। ठीक ना, जिससे होकर भोजन आएगा। ठीक, ग्रास नली, इसी से भोजन होकर आएगा। फिर यहाँ पे ठीक आप जानते ही हैं यहाँ पे क्या हो जाती है भैया, छोटी आंत हो जाती है। ठीक, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक, छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन, जिससे होकर भोजन आगे बढ़ता है। ठीक है, तो आज हम लोग इस स्टमक के बारे में खूब डिटेल से देखेंगे कि ठीक ये स्टमक बना कैसे है। ठीक, 3 पार्ट तो हैं, चलिए ठीक है इनको छोड़िए, लेकिन इसकी दीवार बेटा ध्यान दीजिएगा, ये जो स्टमक की दीवार है ना, ये दीवार जानते हैं कितनी परतों से? ठीक, 4 परतों से बनी होती है। कितनी परतों से? 4 परतें इसकी दीवार में होती हैं, 4। ठीक, सबसे अंदर वाली परत को म्यूकोसा कहते हैं। ठीक, उसके अंदर वाली परत को सब म्यूकोसा कहते हैं। ठीक, उससे अंदर वाली परत को ध्यान दें, सबसे अंदर वाली परत को म्यूकोसा कहते हैं, फिर उसके बाहर वाली परत को सब म्यूकोसा, फिर मस्कुलरिस कहते हैं, और सबसे बाहर वाली परत को सिरोसा कहते हैं। ठीक, घबराएंगे नहीं, अभी हम फिगर्स पहले नाम लिख लेते हैं और फिर ठीक हम लोग क्लियर करते हैं इसको। देखो बेटा, हाँ ध्यान दीजिएगा, एकदम याद हो जाएगा, खूब ध्यान से सुनेंगे, बड़ा मजा आने वाला है। ठीक, कुछ भी नहीं जानते हैं तब भी आपको समझ में आएगा, एकदम ध्यान दीजिएगा सर। तो अमाशय की संरचना, ठीक, अमाशय की दीवार याद करने की कोशिश करेंगे ना तो खूब बढ़िया समझ में आएगा। ध्यान दीजिएगा, अमाशय की दीवार, ठीक, मुख्यतः 4 परतों से मिलकर बनी है। कितनी परतों से? 4 भैया, मुख्यतः 4 परतों से मिलकर बनी है। कौन कौन, अभी हम लिख देते हैं। ठीक, 4 परतों से बनी है। ठीक, 4 परतों से मिलकर बनी होती है। ठीक, ध्यान दीजिएगा, वो कौन कौन सी परतें हैं? ठीक, ध्यान दें। पहली परत को जो सबसे अंदर है, सबसे अंदर से ही बात कर लेते हैं, या बाहर से भी बात कर सकते हैं। चलिए सबसे बाहर से बात करते हैं। जो सबसे बाहरी दीवार है, ठीक, उसे हम लोग कहते हैं सिरोसा। क्या कहते हैं भैया? सिरोसा। सबसे बाहरी दीवार को सिरोसा कहते हैं। ठीक है, एकदम बढ़िया। फिर बेटा ध्यान दें, उसके अंदर जाएंगे तो अंदर वाली सिरोसा के जस्ट अंदर, अभी हम फिगर से समझाएंगे, घबराइएगा मत, इसको हम कहते हैं मस्क्यूलरिस। ठीक, मस्क्यूलरिस कहते हैं। ठीक ना, दूसरी दीवार हो गई, यानी इससे अंदर सिरोसा से अंदर मस्क्यूलरिस है। एकदम याद करते बस चलें, बस नाम याद करते चलें, फिर तो समझाएंगे एकदम जबरदस्त। ठीक है, मस्क्यूलरिस हो गया। इसके बाद बेटा उसके अंदर जाते हैं हम लोग, तो उसे हम लोग कहते हैं सब म्यूकोसा। ठीक, एकदम सही, सब म्यूकोसा हो गया। ठीक ना, तीसरा और चौथा ध्यान दे बेटा, चौथा जो सबसे अंदर है, सबसे मुख्य रूप से, और सबसे मुख्य है यही, और सबसे अंदर भी है, जिसे बेटा हो हम लोग कहते हैं क्या? म्यूकोसा। ठीक, ये म्यूकोसा। तो कुल कितनी परत है अमाशय में? कितनी परतें हैं, कितनी दीवारें हैं? 4। ठीक, अमाशय की जो मेन दीवार है, पूरी अमाशय की दीवार है, जो मोटाई है, वो 4 परतों से मिलकर बनी है। ठीक, पहले को हम लोग कहते हैं जो सबसे बाहरी है वो सिरोसा है, फिर उसके अंदर बेटा मस्कुलरिस है, उसके अंदर सब म्यूकोसा, सबसे अंदर एकदम अंदर वाली जो दीवार की ठीक जो परत है उसे हम लोग क्या कहते हैं? म्यूकोसा। ठीक है, ये 4 परतें हैं, हमें उम्मीद है कि आप नहीं भूलेंगे। ये अमाशय की जो दीवार है उसमें 4 परतें हैं, सिरोसा, मस्क्यूलरिस, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। ठीक है, ये 4 परतें हैं। चले तो हम फिगर से आपको बताते हैं। और जानते हैं बेटा, इसमें जो म्यूकोसा है, म्यूकोसा, ठीक, ये जो म्यूकोसा है, मुख्य रूप से यहां पे जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं, और उन जठर ग्रंथियों में 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। जो जठर ग्रंथियां हैं, जठर,
ठीक, ग्लैंड्स, ठीक, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होती हैं उनमें 3 तरीके की सेल्स होती हैं जिनको अभी डिटेल करेंगे, और उन सेल्स, वो सेल क्या क्या स्रावित करते हैं उसको पूरा एकदम बढ़िया से आपको समझाने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सिरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा, जाने ध्यान दीजिएगा बेटा, अभी फिगर से हम समझाएंगे। अब देखें इस म्यूकोसा में, ध्यान दीजिएगा, एकदम ध्यान से सुनेंगे आप, ठीक, एकदम ध्यान से सुनते रहे आप। हाँ देखिए बेटा, इस म्यूकोसा में ठीक जो जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं वो 3 तरीके की कोशिकाएं होती हैं। इसमें कितने तरीके की कोशिकाएं? 3। एकदम ध्यान दें आप, कितना बढ़िया स्ट्रक्चर बना रहे हैं हम। इसमें म्यूकोसा में 3 तरीके की कोशिकाएं होती हैं, मुख्य रूप से म्यूकोसा में, यानी अंदर वाली सेल्स में। ठीक, मेरी बात समझने की कोशिश करें, सब म्यूकोसा में भी आ जाती है कुछ, ठीक ना। म्यूकोसा और सब म्यूकोसा को मिलाकर कुल यहाँ पे 3 तरीके की जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। 3 तरीके की जठर ग्रंथियों में 3 तरीके की कोशिकाएं होती हैं। अब बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान दे बेटा। ठीक, वो कौन कौन सी हैं जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली को हम लोग कहते हैं मुख्य कोशिका। एक एक बच्चे को याद होना चाहिए भैया, ध्यान दीजिएगा। क्या नाम है? मुख्य कोशिका। ठीक, मुख्य कोशिका, समझ रहे हैं आप? मुख्य कोशिका। और जानते हैं इसका ठीक एक और नाम है, इसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं पेप्टिक सेल्स। पेप्टिक सेल्स आर, इसी को कहते हैं बेटा वो जाइमोजन। जाइमोजन सेल्स। ठीक, हमें उम्मीद है आप नाम समझ में आ रहा होगा, बस याद रखने की कोशिश करेंगे, फिर तो हम जबरदस्त समझाएंगे आपको। ठीक है बेटा, मुख्य कोशिका जिसे हम लोग पेप्टिक सेल्स या जाइमोजन भी कहते हैं, याद रखें, ध्यान दीजिएगा। अभी हम फिगर से समझाएंगे, एकदम मस्त हो जाएंगे, बस नाम याद रखें आप। ठीक, मुख्य कोशिका यानी पेप्टिक सेल्स या जाइमोजन। दूसरी कोशिका को बेटा हम लोग कहते हैं क्या? पेराइटल सेल्स। ठीक, जिसे हिंदी में वित्तीय कोशिका, क्या कहेंगे भैया? हिंदी में बेटा वो इसे कहते हैं वित्तीय कोशिका, लेकिन इंग्लिश में इसे पेराइटल सेल्स। पेराइटल सेल्स एक और नाम है, और ऑब्जेंटिक सेल्स। ऑब्जेंटिक, ठीक, ये ऑब्जेंटिक सेल्स। ठीक, और तीसरी और लास्ट है जिसे हम लोग कहते हैं श्लेष्म कोशिका। श्लेष्म कोशिका, ठीक ना। श्लेष्म कोशिका, इसे ठीक, इसे कलश कोशिका भी कहते हैं। देखिए कितना बढ़िया, कितना इंपॉर्टेंट नाम है, अक्सर पूछा जाता है इसको, तो थोड़ा सा याद रखिएगा। इसे कलश कोशिका भी कहते हैं हिंदी में, गॉबलेट सेल्स। ठीक ना, ठीक, ध्यान दे बेटा। तो श्लेष्म कोशिका को हम लोग कहते हैं म्यूकस सेल्स। ठीक, म्यूकस सेल्स। हाँ, ये हैं कुल, कितना बढ़िया पॉइंट है, ध्यान दें आप। ठीक, हमने क्या बताया? आमाशय की स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक पढ़ रहे हैं हम लोग। आमाशय की दीवार मुख्यतः 4 परतों से मिलकर बनी है। कौन कौन? सबसे बाहरी परत को शिरोसा, फिर मस्कुलरिस, ठीक, फिर सब म्यूकोसा, और कौन? इसे मस्कुलरिस या सब मस्कुलरिस भी कह लेते हैं। ठीक ना, तो हम आपको हल्का सा बता देते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक, हाँ, दूसरे को बेटा हम लोग कह सकते हैं क्या? सब मस्कुलरिस। ठीक ना, ये तो सिरोसा, सब मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा, ये 4 परतें होती हैं। 4 परतें होती हैं किसके? आमाशय की दीवार में 4 परतें हैं, और उनमें से ठीक वो जो 4 परतों में सबसे अंदर वाली परत मुख्य रूप से सब म्यूकोसा और म्यूकोसा को मिला करके यहाँ पे कुल 3 तरीके की कोशिकाएं होती हैं। इनमें 3 तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं इसमें।
अभी फिगर से समझाएंगे, ध्यान दीजिएगा बेटा। ठीक, 3 तरीके की कोशिकाएं पाई जाती हैं। पहले को हम लोग मुख्य कोशिका कहते हैं, जिसे पेप्टिक सेल्स और जाइमोजन सेल्स कहेंगे। दूसरे को बेटा भित्तीय कोशिका कहेंगे, यानी पेराइटल सेल्स और ऑब्जेंटिक सेल्स कहेंगे। तीसरी कोशिका श्लेष्म कोशिका या कलश कोशिका कहते हैं, जिसे म्यूकस सेल्स भी कहते हैं। ठीक, ये है। अब देखिए कितना बढ़िया पॉइंट, ध्यान दे, एकदम याद रखेंगे, सुने, ध्यान दीजिएगा बेटा। ठीक, ये जो मुख्य कोशिका है ना, मुख्य कोशिका बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, तो जानते हैं बेटा, ये जो मुख्य कोशिका, ठीक, जान लीजिए, आज से, अभी से जानिए आप। हाँ देखें, ये जो बेटा मुख्य कोशिका है ना, ये मुख्य कोशिका जो होती है, यानी पेप्टिक सेल्स और जाइमोजन सेल्स, ध्यान दे, ध्यान सुनिए आप, पेप्टिक सेल्स या जाइमोजन सेल्स। ठीक, ये 2 तरीके के एंजाइम का श्रावण करती हैं, 2 एंजाइम का। कौन कौन? एक को बेटा हम लोग कहते हैं पेप्सिनोजन, हिंदी में ही लिख देते हैं। एक एंजाइम को हम लोग कहते हैं पेप्सिनोजन, ठीक, पेप्सिनोजन। और दूसरे को बेटा वो कहते हैं प्रोरेनिन, प्रोरेनिन। ठीक, ये 2 एंजाइमों का श्रावण करती हैं कौन? मुख्य कोशिका, यानी पेप्टिक सेल्स और जाइमोजन सेल्स, पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन। जानते हैं ये दोनों एंजाइम, ठीक, निष्क्रिय एंजाइम है, ये निष्क्रिय होते हैं, सॉरी, ठीक, ध्यान से सुनते रहे, एकदम मजा आएगा, ध्यान दे बेटा। ये दोनों एंजाइम निष्क्रिय होते हैं, चलिए, इनएक्टिव होते हैं। ठीक, ये दोनों निष्क्रिय होते, अजीब लग रहा है, ठीक, ध्यान दे बेटा। ठीक, अक्रिय होते हैं, निष्क्रिय होते हैं, हम बल्कि लिख देते हैं क्या होते हैं? ठीक, अक्रिय होते हैं, मतलब निष्क्रिय होते हैं, ऐसे लिखते हैं, अब सही। हाँ देखिए बेटा, ठीक, ये निष्क्रिय होते हैं, दोनों एंजाइम क्या होते हैं? निष्क्रिय, ठीक, इनएक्टिव होते हैं, दोनों ही इनएक्टिव होते हैं। कौन? लेकिन श्रावण कहां से होता है इनका? मुख्य कोशिका से, यानी पेप्टिक सेल्स से होता है, जाइमोजन सेल्स से होता है। ठीक है, एकदम बढ़िया, एकदम मस्त चल रहा है, ध्यान से सुनते रहे आप। ठीक है, ये जो भित्तीय कोशिका होती है, पेराइटल सेल्स हैं या ऑब्जेंटिक सेल्स हैं, ठीक, ये जो बेटा ध्यान दीजिएगा, ये जो श्रावण करती हैं, ये भी 2 महत्वपूर्ण पॉइंट है इनका, ध्यान दीजिएगा। 2 महत्वपूर्ण, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2 पदार्थों का श्रावण करती हैं। एक का नाम है भैया वो HCl, ठीक, और नेज कारक कहते हैं, नेज फैक्टर, नेज कारक। ठीक, देखिए HCl और नेज कारक, ठीक ना, इन दोनों का श्रावण करती हैं कौन? ठीक, वित्तीय कोशिका। बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल भैया वो मेडिकल में, इनमें, ठीक, नीट में बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल इन पे पूछे जाते हैं, तो थोड़ा ध्यान से सुने और दिमाग में बैठाने की कोशिश करें। तो जो वित्तीय कोशिका होती है वो किसका? HCl और नेज कारक, ठीक, HCl हाइड्रोक्लोरिकम और नेज कारक, नेज फैक्टर, इनका श्रावण करती हैं। ठीक है, एकदम बढ़िया। अब बात आ जाती है श्लेष्म कोशिका, ये तो और महत्वपूर्ण है, ध्यान दें आप। ये जो श्लेष्म कोशिका है भैया, ये श्लेष्म कोशिका यहां दिखा देते हैं। ये जो श्लेष्म कोशिका है, ये म्यूकस का श्रावण करती है, श्लेष्म का श्रावण करती है, म्यूकस का सिक्रेशन करती है। किसको सिक्रेट करती है, किसको छोड़ती है भैया? म्यूकस। ठीक भैया, ध्यान दें आप। अब आप कहेंगे इसका काम क्या है? ठीक है, ध्यान दें। म्यूकस का श्रावण करती हैं। ये जो श्लेष्म नाम है, श्लेष्म, ठीक, यानी श्लेष्म का श्रावण, श्लेष्म को इंग्लिश में म्यूकस कहते हैं। ये म्यूकस को सिक्रेट करती हैं, म्यूकस को छोड़ती हैं। ठीक, अब आप कहेंगे म्यूकस का काम क्या है? तो इसका तो बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान दे भैया। ठीक, जानते हैं जो HCl है ना, HCl, ठीक, यही HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, आप समझ सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक, स्ट्रॉन्ग एसिड है। आप देखते हैं ना कि यदि, ठीक, स्ट्रॉन्ग एसिड चेहरे पे या कहीं पे पड़ जाए तो क्या कर देता है, या चमड़ी पे पड़ जाए तो जला देता है, उस तरीके का है ये HCl। और ये श्रावण करती हैं कौन?
ठीक, भित्तीय कोशिका। यहां तक बताया जाता है भैया, यहां तक कि अगर ब्लेड स्टमक में पहुंच जाए, ब्लेड हो, ब्लेड ये दाढ़ी बनाने वाली ब्लेड, ठीक, यदि स्टमक में पहुंच जाए तो स्टमक में जो HCl होता है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उस ब्लेड को गला देगा। ये स्थिति होती है। सोच लीजिए कितना स्ट्रांग होता है ये HCl, ठीक, और इतना ज्यादा एसिडिक मीडियम 1 पॉइंट समथिंग वहां पे होता है स्टमक में pH मान, ठीक, बहुत ज्यादा, बहुत कम होता है, ठीक, और हम कह सकते हैं बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, ठीक। तो ये HCl इतना पावरफुल है, फिर भी हमारा स्टमक एकदम बढ़िया से काम कर रहा है, भोजन को पचा रहा है, एकदम मस्त है। और उसके अंदर HCl यानी कह सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इतना स्ट्रांग एसिड लेकर थैला है, सुरक्षित है। सोचने वाली बात है, कैसे सुरक्षित है? तो जानते हैं बेटा, ये जो श्लेष्म कोशिकाएं है ना, श्लेष्म कोशिका या कलश कोशिका, म्यूकस सेल्स, ठीक, ये म्यूकस का स्रावण करती हैं। और ये म्यूकस इतना कह सकते हैं प्रोटेक्टेड होता है, प्रोटेक्ट करता है कि पूरी अमाशय की दीवार पर, ये अमाशय नहीं, ठीक, पूरी आंत की दीवार तक एकदम, ठीक, वहां भी म्यूकस सेल्स होती हैं, लेकिन पहले अमाशय समझे। पूरे अमाशय की दीवार पर अंदर पूरा म्यूकस लगा होता है, ये श्लेष्म लगा होता है, पूरा म्यूकस लगा होता है, पूरा म्यूकस, ठीक, और उसका श्रावण कौन करती है? श्लेष्म कोशिका करती हैं। अब वो म्यूकस एकदम, उस म्यूकस पर HCl का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक, HCl से रक्षा करने का काम करता है। कोई पूछेगा कि श्लेष्म कोशिकाओं का काम क्या है भैया, या कलश कोशिका का काम क्या है, ठीक, म्यूकस सेल्स का काम क्या होता है, तो आप एक लाइन में जवाब देंगे कि ये जो श्लेष्म सेल्स हैं, म्यूकस सेल्स हैं, ये श्लेष्म का श्रावण करती हैं, म्यूकस का श्रावण करती हैं। यह म्यूकस पूरे स्टमक, पूरे अमाशय की दीवार पर लगा रहता है अंदर से, ठीक, जो कि HCl स्रावित होने वाले नहीं, स्टमक में उत्पन्न होने वाले HCl से, ठीक, पूरे स्टमक की रक्षा करने का काम करता है म्यूकस। किसके द्वारा स्रावित होता है? श्लेष्म कोशिका या कलश कोशिका से, ठीक है। एकदम तीनों के बारे में फिर से एक बार कितना महत्वपूर्ण चीज है, इस बोर्ड को देखेंगे ना भैया, इतना इंपॉर्टेंट है कि कोई हिसाब नहीं, ठीक। तो सुने, स्टमक, स्टमक का स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ा, स्टमक की संरचना। अमाशय की दीवार मुख्यतः 4 परतों से मिलकर बनी होती है, ठीक। पहले को भैया सिरोसा, सब मस्क्युलरी, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा, ये 4 हैं। जो सबसे बाहरी है सिरोसा, सब मस्क्युलरिस उसके अंदर है, फिर सब म्यूकोसा है, फिर क्या है? म्यूकोसा है, सबसे अंदर म्यूकोसा है। और मुख्य रूप से जो अंदर वाली दीवार है, ठीक, उस पर ये जो जठर ग्रंथियां हैं, उसमें 3 तरीके की सेल्स होती हैं। ये जठर ग्रंथियों का सेल है, ठीक, छोटी छोटी ग्लैंड्स होती हैं, वो कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं, और उनमें 3 तरीके की कोशिकाएं होती हैं उन ग्लैंड्स में। उन जठर ग्रंथियों में जो ग्लैंड्स होती हैं छोटी छोटी, उनमें 3 तरीके की सेल्स पाई जाती हैं भैया। ये जठर ग्रंथियों की कोशिकाएं हैं, जो म्यूकोसा में है, जठर ग्रंथियां, ठीक, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। उन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में 3 कोशिकाएं। कोई पूछेगा गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कितनी सेल से बनी होती है? कितनी कोशिका से भैया? 3 कोशिकाओं से। एक को क्या कहते हैं? मुख्य कोशिका। दूसरे को क्या कहते हैं बेटा? वित्तीय कोशिका। मुख्य कोशिका, या इसे इंग्लिश में बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, पेप्टिक सेल्स और जाइमोजन सेल्स, ठीक, इसे कहते हैं। फिर दूसरी भैया वित्तीय कोशिका, जिसे पेराइटल सेल्स बेटा या ऑक्जेंटिक सेल्स कहते हैं, ठीक है, एकदम बढ़िया। और तीसरी है श्लेष्म कोशिका या कलश कोशिका, इसे म्यूकस सेल्स या गोबलेट सेल्स भी कहते हैं, ठीक है, एकदम बढ़िया, ठीक। अब जानिए जो मुख्य कोशिका या पेप्टिक सेल्स या जाइमोजन सेल्स कहते हैं जिसे, ये मुख्य रूप से दो एंजाइमों का निर्माण करती है। एक को भैया पेप्सिनोजन, दूसरे को प्रोरेनिन, लेकिन ये दोनों ही निष्क्रिय होते हैं, कोई भी काम लायक नहीं होते हैं, घबराइए मत, आगे देखेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद भित्तीय कोशिका यानी जिसे पेराइटल सेल्स या ऑक्जेंटिक सेल्स कहते हैं, ठीक, ये 2 महत्वपूर्ण यौगिकों का श्रावण करती है, 2 महत्वपूर्ण, ठीक, यौगिकों का श्रावण करती है। एक को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरे को नैज कारक कहते हैं, इनका श्रावण करती है। अब इनका काम हम बताएंगे, सब समझाने वाले हैं, पहले सुन लीजिए, ठीक 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 है। और तीसरी जो श्लेष्म कोशिका है, ये म्यूकस का श्रावण करती है, ठीक, जिसे म्यूकस सेल्स कहते हैं या गोबलेट सेल्स भी कहते हैं, इसे गोबलेट, ठीक। तो ये म्यूकस का श्रावण करती हैं, ठीक है, यहां तक एकदम मस्त, ठीक है भैया। तो चलिए हम आपको, ठीक, फिगर के द्वारा बताते हैं और फिर इसको आगे बढ़ाते हैं, ध्यान दीजिएगा।
हाँ, फिगर बनाने जा रहे हैं, एकदम ध्यान देंगे आप। ये ध्यान दे बेटा, ये मान लेते हैं कौन आ रहा है, वो ओइसोफेगस आया, ठीक। और ये कहां खुलेगा, स्टमक में, ठीक। ये ऐसे, ये ऐसे स्टमक, ठीक। थोड़ा सा और बढ़िया बना देते हैं। हाँ, ध्यान दे बेटा, ठीक। मान लेते हैं ये स्टमक है, ठीक। हमें दीवार को समझाना है, थोड़ा ध्यान दीजिए। हाँ, अब ध्यान दें, सबसे बाहरी जो परत है, हल्का सा हम दिखा देते हैं यहाँ पे, सबसे बाहरी परत, ध्यान दीजिएगा, बस नाम याद रखना है हमें। सबसे जो बाहरी परत है स्टमक की, इसे हम लोग क्या कहते हैं भैया, इसे बेटा वो हम लोग कहते हैं सिरोसा। सबसे बाहरी परत क्या है, सिरोसा, ठीक है, एकदम बढ़िया। फिर इसके अंदर वाली परत को हम लोग देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। सिरोसा के जो अंदर वाली परत है, सब मस्कुलरिस कहते हैं इसे, ठीक। इसे बेटा, इस वाली परत को हम लोग कहते हैं सब मस्कुलरिस, ये सब मस्कुलरिस है, ठीक ना, एकदम सही। दूसरी परत हो गई। अब बेटा तीसरी जो परत है, ध्यान देना है आपको, जो तीसरी परत है यहां पे, इसके अंदर जो तीसरी परत है स्टमक की, इसे हम लोग कहते हैं सब म्यूकोसा, सब म्यूकोसा हो गया ना, एकदम बढ़िया। फिर बेटा ध्यान दें, जो सबसे अंदर वाली परत है, समझे आप, हाँ, जो सबसे अंदर वाली परत है स्टमक की, जो सबसे अंदर और सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक, जो सबसे अंदर वाली परत है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, म्यूकोसा। इसे भैया वो क्या कहते हैं, म्यूकोसा, ठीक है, एकदम बढ़िया। अब ध्यान दें बेटा, ये है, ठीक, अमाशय का स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब देखें, इसी में जो सेल्स होती हैं, वो 3 तरीके की जठर ग्रंथियां यहां पे लगी रहेंगी, ठीक। उन जठर ग्रंथियों में 3 तरीके की सेल्स होती हैं, ध्यान दें। 3 तरीके की सेल्स हैं, इधर हम समझाएंगे, ठीक। 3 जगह हम बना देते हैं, ठीक। मेन तो अभी फिगर से समझाएंगे। जो है, एक ये हो गया, ठीक, 2, 3, ठीक। ये 3 तरीके की कोशिका है, ठीक है भैया। इसमें बेटा ध्यान देना है आपको, इन्हें हम लोग क्या कहेंगे, ठीक, इन्हें हम लोग कहते हैं इसे मुख्य कोशिका। कौन सी कोशिका भैया, मुख्य कोशिका, ठीक। मुख्य कोशिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पेप्टिक सेल्स, सॉरी, हाँ, इसे हम लोग क्या कहते हैं, पेप्टिक सेल्स, ठीक, पेप्टिक सेल्स, या इसी को कहते हैं जाइमोजन सेल्स, ठीक, एकदम सही, ये जाइमोजन सेल्स हो गई, ठीक। और आप जानते हैं ये जो मुख्य कोशिका है, ठीक, ये 2 निष्क्रिय एंजाइमों का श्रावण करती हैं। एक को क्या कहते हैं, पेप्सिनोजन, नाम एकदम याद रखेंगे, एक को पेप्सिनोजन कहते हैं बेटा, और दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोरेनिन। काम अभी बाद में बताएंगे, पहले जानिए। फिर देखें, ध्यान दीजिएगा, जो दूसरी सेल्स हैं, देखो बेटा, जो दूसरी सेल्स हैं, ठीक, ध्यान दीजिएगा, जो दूसरी सेल्स हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं
वित्तीय कोशिका। क्या कहते हैं बाबू? वित्तीय कोशिका। हिंदी में वित्तीय कोशिका कहते हैं, इंग्लिश में आप याद रखेंगे तो काफी बढ़िया रहेगा। वित्तीय कोशिका, या इसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं पेराइटल, पेराइटल सेल्स, या दूसरा नाम क्या है? ऑक्जेंटिक सेल्स, ऑक्जेंटिक सेल्स। ठीक, ये और जानते हैं महत्वपूर्ण, ध्यान दे भैया, ये भी दो महत्वपूर्ण यौगिकों का श्रावण करती हैं। ठीक, पदार्थों का श्रावण करती है। एक को बेटा वो क्या कहते हैं हम लोग? हाइड्रोक्लोरिकम, और दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं? नेज फैक्टर। क्या कहते हैं वो? नेज फैक्टर। हाँ, नेज। हाँ, दूसरे पहले को क्या कहेंगे बेटा? HCl, और दूसरे को हम लोग कहते हैं नेज, नेज कारक। ये नेज कारक हो गया। ठीक, कितना बढ़िया। और तीसरी, तीसरी ध्यान देंगे आप, इनका काम हम खूब बढ़िया से बताएंगे। पहले तो याद तो करा लें आपको, ठीक, फिर तो हम काम बताएंगे। बेटा ये वाली जो कोशिका होती हैं, जो तीसरी, तीसरी जो सेल्स होती हैं, ठीक, तीसरी सेल्स, तीसरी सेल्स को हम लोग नाम देते हैं क्या? श्लेष्म कोशिका, श्लेष्म कोशिका। हिंदी में तो श्लेष्म कहते हैं, इंग्लिश में एकदम याद रखेंगे इसको, म्यूकस सेल्स या गोबलेट सेल्स भी कहते हैं, म्यूकस सेल। ठीक, म्यूकस सेल्स कहते हैं इसे। तो ध्यान देंगे आप, ये श्लेष्म कोशिका, ये तीन ठीक कोशिकाएं होती हैं, और यहां से जो श्रावण होता है, इसका तो हमने बता दिया, काम भी बता दिया आपको। ये यहां से किसका क्या स्रावित करती हैं? ये म्यूकस भैया हो, श्लेष्म। ठीक ना, श्लेष्म एक तरीके का चिपचिपा पदार्थ है जिसको स्रावित करती हैं ये श्लेष्म। ठीक, और वो चिपचिपा पदार्थ पूरे आमाशय की इस दीवार पे, ध्यान दें आप, पूरी चारों तरफ से पूरी दीवार पर, आमाशय की दीवार पर ये ठीक श्लेष्म पूरा फैला रहता है। और यह कोई पूछेगा कि श्लेष्म किससे, क्यों, इसका काम क्या होता था? भैया हो, यह पूरे आमाशय की दीवार को किससे रक्षा करता है? HCl से, जो कि काफी एसिडिक होता है। अगर श्लेष्म नहीं होता तो ये जला देता, आमाशय का अस्तित्व समाप्त कर देता। ठीक है, एकदम बढ़िया, एकदम मस्त, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए ठीक है, अब इसको, इन सारी कोशिकाओं को डिजिटल द्वारा हम समझाते हैं, ठीक ना, जो कि अभी हम फिगर लाने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा भैया। ठीक, ये पूरा, और ऐसे भी आपको उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम लोग फिगर को देखते हैं, आप समझने की कोशिश करिएगा और हम खूब बढ़िया से आपको समझाएंगे। हाँ, तो ये फिगर हमें उम्मीद है कि आपको खूब बढ़िया दिख रहा होगा। ठीक, अब आपको इसमें समझे में नहीं आ रहा होगा कि सब क्या है। ठीक, लेकिन हम जब समझाएंगे आपको एकदम मस्त हो जाएंगे आप। ठीक, मुझे आ रहा है, खूब बढ़िया मुझे आ रहा है समझ में, लेकिन अब हम आपको समझाने जा रहे हैं। ठीक, तो चलिए, ठीक, हम लोग इसको देखते हैं। ठीक ना, ध्यान दीजिएगा भैया, ध्यान दे आप। जैसे अब इसको ध्यान देना है आपको, समझने की कोशिश करिएगा। ये आमाशय की दीवार है, ये ऐसी ऐसी दीवार है, इतनी मोटी मान लेते हैं। ठीक, ऐसी ये आमाशय की दीवार है, इतनी मोटी है। इधर आमाशय है, ऐसे 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 गया है आमाशय। ठीक, ध्यान दीजिएगा, ऐसे मान लेते हैं, ऐसे दीवार है। ठीक, ये तो इधर क्या हो जाएगा आप देख सकते हैं, ध्यान देना है आपको। ठीक, इधर आमाशय हो गया पूरा, उसमें ठीक पूरा खाना भोजन जो भी है ये दीवार के अंदर है ये। ठीक, ऐसे ही, और ये ऐसे है, और ये इतनी मोटी दीवार है। ठीक, यानी यहां से लेके आमाशय की दीवार सबसे बाहर ये है, और इधर अंदर है। समझ में आ रहा है ना? ठीक, हाँ, ये अंदर है, पूरा अंदर है, अंदर है, और इधर क्या है? बाहर है। ठीक, बाहर ये पूरी दीवार है आमाशय की। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा बेटा, हमने अभी अभी समझाया था। ठीक, अभी अभी समझाया था, समझने की आप एकदम कोशिश करेंगे, ध्यान दीजिएगा। हाँ, देखिए आप समझिए, हमने बताया था ना, अभी अभी बताया था, ध्यान ध्यान से सुने आप। ठीक, देखिए देखिए कितना बढ़िया है। ये जो बाहरी, हमने बताया था कि आमाशय की जो दीवार है, इधर पूरा आमाशय है अंदर।
ठीक, ये बाहर की पूरी दीवार है, अंदर पूरा भोजन इधर रहेगा पूरा, ठीक ना बेटा। तो इधर का वाला पार्ट क्या हो गया, अंदर हो गया, इधर क्या हो गया, बाहर हो गया। समझ में आ रहा होगा, ध्यान दीजिए। तो भैया वो जो सबसे बाहरी परत है, हमने अभी अभी बताया था आपको, यानी अमाशय की जब दीवार को काटेंगे ना, तो ठीक ऐसे काट के लेयर हटाएंगे तो ये चीजें आपको दिखेंगी अमाशय की दीवार में, इतनी मोटाई। ठीक, इसमें जो सबसे बाहरी परत है, सबसे बाहरी परत, इसे हम लोग क्या कहते हैं, सिरोसा। देख रहे हैं ना बेटा, ठीक, इसे हम लोग क्या कहते हैं, सिरोसा। सबसे बाहर सिरोसा है। हमने सब मस्कुलरिस का थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हुआ है, वो मस्कुलरिस जो पहले लिखे थे वही है, ठीक है, ध्यान दे बेटा। हमने बताया ना सबसे बाहरी परत को देख रहे हैं, ये इतना मोटा, ये ठीक, ये जो सबसे बाहरी परत है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, सिरोसा। भैया वो सिरोसा है ये। फिर यहां देखें, यहां से लेके यहां तक इतनी मोटाई, ठीक। इसमें क्या क्या उससे हमसे मतलब नहीं है, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं, बस ठीक ना, ध्यान दें, ठीक। अब इसे बेटा ध्यान देंगे, समझने की कोशिश करिएगा, ठीक। अब सिरोसा के बाद ये क्या है, मस्कुलरिस, ठीक। यहां से लेके यहां तक मस्कुलरिस है, देख रहे हैं ना, यहां से ये जो देख रहे हैं, यहां से लेके ये यहां तक, ठीक, ये सिरोसा हो गया। और यहां हम मान सकते हैं ये यहां से लेके, ठीक, ये यहां से लेके, ठीक, ये यहां तक, ये क्या है, मस्कुलरिस है। फिर ध्यान दें, ये इतना, ठीक, ये पतला ही है, सबसे बाहर सिरोसा, फिर मस्कुलरिस, फिर बेटा ध्यान दें इसको, इतने को हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, देख रहे हैं ना आप, ठीक, सब म्यूकोसा। इसे सब म्यूकोसा कहते हैं, एकदम बढ़िया। अब देखिए जो मेन है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, ध्यान दें, यहां से लेकर यहां तक पूरा, ठीक, यानी यहां से लेके बेटा वो यहां तक, ठीक। अब देख रहे हैं जैसा कि, ठीक, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, म्यूकोसा। कितना बढ़िया हमने समझाया था, ठीक, एकदम सेम वही चीज इस डिजिटल पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। सबसे बाहरी परत क्या है बेटा अमाशय की, सिरोसा, उसके बाद मस्कुलरिस, उसके बाद सबम्यूकोसा, उसके सबसे अंदर जो परत है उसे हम लोग क्या कहते हैं, म्यूकोसा। तो इतनी मोटी अमाशय की दीवार है, और कितने पार्ट में है, 4। और जो सबसे महत्वपूर्ण है वो कौन है, म्यूकोसा, वो म्यूकोसा है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। अब चलिए इसके अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या है, ठीक है। देखें, अब बेटा हमने बताया कि म्यूकोसा में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, जठर ग्रंथियां हैं, और वो जठर ग्रंथियां, उन जठर ग्रंथियों पर मुख्य रूप से 3 तरीके की सेल्स हैं। तो ये देख रहे हैं ना, ये इस तरीके से, ये भैया हो, ये देख रहे हैं ना, ये ठीक, आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक, ये जो देख रहे हैं ना ऐसे, तो ये जो देख रहे हैं ना, ये ठीक है, ऐसे, ठीक ना, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, ठीक, देख रहे हैं ना, यहां से बनाया है, देख रहे हैं, इसको देखिए ना, ऐसे फिगर बनाया हुआ है, आप देखें कितना बढ़िया है। इसे बेटा वो क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ठीक। ये पूरी सब क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, ठीक है। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, ठीक। और ये गैस्ट्रिक पिट, इसका कह सकते हैं जो टिप है, जो ठीक सबसे एकदम अंदर खुल रहा है, ठीक, ये इतना वाला पार्ट को गैस्ट्रिक पिट कहते हैं। उससे बहुत मतलब नहीं है, लेकिन आप जानिए कि सब ये है, ये सब गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं। और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स किसमें फैली हुई हैं, आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा, किसमें, म्यूकोसा में। म्यूकोसा में अमाशय की दीवार की, ठीक, जो अंदर वाली एकदम परत है, उसी में, बस उसी तक, ठीक, ये सीमित हैं। कौन, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, जिसे जठर ग्रंथियां कहते हैं, हिंदी में जठर ग्रंथियां कहते हैं। और इन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में, ठीक, अब देखिए बेटा, इसी गैस्ट्रिक ग्लैंड को इसने अलग कर दिया, यहां अलग से बना दिया, देखें कितना बढ़िया है, ठीक है। इसी में से एक गैस्ट्रिक ग्लैंड को लिया और अलग से बना दिया, जिसमें से सेल्स को थोड़ा सा कम दिखाया हुआ है, लेकिन हम आपको दिखाते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसमें 2, 3 से तीसरी सेल को थोड़ा सा दिक्कत किया हुआ है, कोई बात नहीं, ठीक, ध्यान दे बेटा। तो ये इसमें इसी गैस्ट्रिक ग्लैंड को इसने अलग कर दिया, देखिए ना भैया, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड को अलग से कर दिया, और उसमें तीनों सेल्स को ये दिखाने वाला है, ठीक। तो देखिए इधर क्या दिखाया हुआ है कि इसमें पेराइटल सेल्स हैं, ठीक। इस ग्लैंड में हमने बताया ना, गैस्ट्रिक ग्लैंड 3 तरीके की सेल से बनी होती है, कौन कौन, पेराइटल सेल्स सबसे बाहर, या बाहर क्या कह सकते हैं, मतलब पेराइटल सेल्स 3 तरीके की सेल्स है। पेराइटल सेल्स है एक, जिसे जाइमोजन सेल्स भी कहते हैं, ठीक। इसके बाद एक पेप्टिक सेल्स है, जिसे ऑक्जेंटिक सेल्स भी कहते हैं, और कौन है, और कौन, श्लेष्म,
ठीक, म्यूकस सेल्स, 3 तरीके की सेल्स हैं, तो ध्यान दें। ये देखें चीफ सेल्स, ठीक, चीफ सेल्स को ही पेप्टिक सेल्स कहते हैं। चीफ का मतलब मुख्य होता है, हिंदी में कहेंगे मुख्य कोशिका, और मुख्य कोशिका को ही हमने बताया था, इस चीफ सेल्स को ही, ध्यान दें, और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं भैया, पेप्टिक सेल्स, ठीक, या हिंदी में इसे ही क्या कह देंगे, मुख्य कोशिका। भैया ये मुख्य कोशिका है, पेप्टिक सेल्स, ठीक ना, जो दिखा रहा है, चीफ सेल्स कहते हैं, या पेप्टिक सेल्स भी कहते हैं, या मुख्य कोशिका, ठीक, एकदम बढ़िया। फिर बेटा ध्यान दें, पेराइटल सेल्स, पेराइटल सेल्स को, चीफ सेल्स को पेप्टिक सेल्स भी कहते हैं। इसका एक और नाम है, देखो कितना नाम हम बता रहे हैं, ध्यान दें, ठीक, ये जो लिखा है इससे भी ज्यादा आपको बता रहे हैं। इसी को ऑक्जेंटिक सेल्स भी कहते हैं, ऑक्जेंटिक सेल्स, ठीक ना, ऑक्जेंटिक सेल्स, एकदम याद रखिएगा, एकदम याद रखिएगा। फिर बेटा ध्यान दें आप, इस पेराइटल सेल्स, पेराइटल सेल्स का दूसरा नाम हमने आपको बताया था जाइमोजन सेल्स। इसको क्या कहते हैं, हाँ, जाइमोजन सेल्स हो गई, पेराइटल सेल्स और जाइमोजन सेल्स। इसी हिंदी में, ठीक, इसे हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, वित्तीय कोशिका। भैया ध्यान से देखें, इसे हम लोग क्या कहते हैं, वित्तीय कोशिका, ठीक, जाइमोजन सेल या पेराइटल सेल्स या वित्तीय कोशिका कहते हैं, ठीक। ये क्या लिखा है, इंडोक्राइन सेल्स, ठीक ना, इसी को कहते हैं क्या, ठीक, श्लेष्म कोशिका कहते हैं, ठीक ना, या हो सकता है कुछ दूसरा हो, लेकिन यहाँ पे एक और कोशिका पाई जाती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, श्लेष्म कोशिका, याद रखिएगा। 3 कोशिकाएं बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं म्यूकस सेल्स, ठीक है, एकदम से ठीक, म्यूकस सेल्स। तो ये है, अब जरा ध्यान दे, एकदम याद रखिएगा भैया हो, ये जो पेराइटल सेल्स है ना, ये पेराइटल सेल्स जो हैं, ठीक, ये पेराइटल सेल्स हैं, और मेन तो हम इसकी बात कर लेते हैं। ये कौन सेल्स है, ये कौन सेल्स है, ठीक, ये कौन है, चीफ सेल्स, पेप्टिक सेल्स या मुख्य कोशिका। बेटा ये जो स्रावित करती हैं, यहां से भेजती हैं, ठीक, वो किसका किसका श्रावण करती हैं, हमने बताया आपको 2 एंजाइम हैं, जिसे क्या कहते हैं, पेप्सिनोजन। एक को पेप्सिनोजन कहते हैं और दूसरे को बेटा क्या कहते हैं, प्रोरेनिन। दोनों इनएक्टिव हैं, ठीक, प्रोरेनिन, इनका श्रावण ये पेप्टिक सेल्स या मुख्य कोशिका करती हैं, या चीफ सेल्स करती हैं, ठीक है, एकदम सही, ठीक। और जो भित्तीय कोशिका होती हैं, ठीक बेटा, ये किसका श्रावण, 2 पदार्थ होते हैं, एक को HCl कहते हैं और दूसरे को क्या कहते हैं, वो नैज कारक, ठीक, इनका श्रावण करती हैं, ठीक। और जानते हैं श्लेष्म कोशिका जो होती हैं, यहाँ पे किसका श्रावण करती हैं, श्लेष्म का, ठीक, श्लेष्म का श्रावण करती हैं, ठीक। और जाने, ठीक, यहाँ से ये सब मिलकर ये यहाँ से क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं, और कहाँ, ध्यान दे बेटा, यहीं से यहाँ से देख रहे हैं, ये श्रावण करती हैं यहाँ से, ठीक, यहाँ से जो भी सेल्स हैं इसमें श्रावण करती हैं, और यहाँ से होके, ठीक, यहाँ से होके ये, ठीक, जो भी श्रावण पदार्थ करती हैं सब कहाँ जाते हैं, ये, ठीक, ये स्टमक में जाती हैं, आमाशय में। इस तरीके से ये पूरी दीवार रहती है एकदम से ऐसे, ठीक, और अंदर स्टमक है, स्टमक में, ठीक, ये जो भी पदार्थ श्रावण करते हैं, जितना हमने बताया सब कहाँ जाता है, स्टमक में, ठीक है ना, ठीक। तो हमें उम्मीद है कि इतना आपको खूब बढ़िया समझ में आ रहा होगा, ठीक। यदि कोई दिक्कत होगी तो बताएंगे जरूर बेटा, ठीक, एकदम जबरदस्त, ठीक ना, बढ़िया। चलिए, ठीक, हमने बोर्ड ये पॉइंट आपको क्लियर किया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। अब आगे बढ़ेंगे, इनका काम क्या है, अब कैसे भोजन में पाचन होता है, अब आपको समझ में आना चाहिए, ठीक, कि सब निकल रहा है तो इनका काम क्या होता है। अब हम आपको स्टमक में पूरा डाइजेशन समझाने वाले हैं, आमाशय में पूरा पाचन। अब तक तो हमने आमाशय की संरचना बता दिया, ठीक, उसमें पाए जाने वाली कोशिकाएं, उसका, ठीक, कह सकते हैं दीवार, सब कुछ बता दिया बेटा, ठीक। हमें उम्मीद है कि आप एकदम याद रखेंगे, कभी नहीं भूलेंगे, ठीक। हाँ, एक चीज और है कि आपको नोट्स जो हमारा है, ठीक ना, वो नोट्स के माध्यम से लास्ट वाले लेक्चर में, ठीक, कहाँ माउथ कैविटी में डाइजेशन, ठीक, आमाशय में डाइजेशन और आंख, तीनों को पढ़ा लेते तो ये कहीं 7-10 मिनट लगेगा, और फट 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 बस बताए रहेंगे, उसी को फट से 5-7 मिनट में हम क्या कर देंगे, रिवाइज कर देंगे एक बार, और दिमाग में आपके बेहतरीन तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो चलो बेटा आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हमें उम्मीद है कि आपको एकदम बढ़िया समझ में आया होगा। चलें, ध्यान दीजिएगा। हाँ,
हाँ चलें, तो अब हम लोग चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। श्लेष्म कोशिकाओं ने किसका श्रावण कर दिया? श्लेष्म का। अब यह श्लेष्म पूरे आमाशय की दीवार पर, ठीक चिपचिपा पदार्थ है, पूरी आमाशय की दीवार पर फैल चुका है। ठीक है, एकदम बढ़िया, ठीक ना, ध्यान देंगे आप। और क्या है, ध्यान दीजिएगा, मेरी बात फिर से सुने, ठीक। यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में 3 तरीके की कोशिकाएं। पहली कोशिका को हम लोग क्या कहते हैं भैया हो, ध्यान दीजिएगा, याद रखने की कोशिश करेंगे। पहली कोशिका को क्या कहते हैं? मुख्य कोशिका ना, मुख्य कोशिका, मुख्य कोशिका, ठीक, जिसे पेप्टिक सेल्स भी कहते हैं, चीफ सेल्स भी कहते हैं, जाइमोजन सेल्स भी कहते हैं इसे, ठीक। पेप्टिक सेल्स, ठीक। और इतना नाम है ना कि थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, लेकिन घबराएंगे नहीं, जाइमोजन सेल्स, ठीक। ये बेटा ध्यान देना है आपको। इन्होंने क्या किया, ठीक, इन्होंने 2, किसको? पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन, और किसको? प्रोरेनिन, प्रोरेनिन। अब मजा आने वाला है, एकदम ध्यान से देखेंगे, बहुत मजा आएगा, एकदम समझ में आएगा, कितना जबरदस्त ठीक पॉइंट है। ध्यान दे बेटा सभी लोग। तो ये पेप्सिनोजन हो गया, प्रोरेनिन हो गया, दोनों ये श्रावण करती हैं, ठीक। फिर इसके बाद इसकी और एक कोशिका कौन होती है, हम लोग पढ़े थे, ठीक, जिसे हम लोग कहते हैं बेटा पेराइटल सेल्स या वित्तीय कोशिका, वित्तीय कोशिका। श्लेष्म के बारे में तो हम लोग समझ गए, ठीक, उसका कोई ठीक बहुत दिक्कत नहीं है, उसको हमने समझा दिया। वित्तीय कोशिका को हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में? पेराइटल सेल्स, या इसी को कहते हैं ऑब्जेक्टिक सेल्स। चलिए अब महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिक सेल्स, ठीक। और ये श्रावण करती हैं किसका? HCl का, और किसका? नैज कारक, नो, हाँ, नैज कारक। एकदम ध्यान से अब सुनेंगे, महत्वपूर्ण पॉइंट अब स्टार्ट हो रहा है। नैज कारक इतने का है। श्लेष्म कोशिका श्लेष्म का श्रावण करती हैं, जो कि पूरी दीवार को, आमाशय की दीवार को चिपचिपा बनाए हुए, जिससे HCl से क्या होती है? रक्षा होती है, ठीक है। इन दोनों कोशिकाओं का महत्वपूर्ण काफी योगदान है। चलिए हम लोग देखते हैं क्या होता है, ठीक है भैया हो। हमने भोजन किया, ठीक। अब भोजन जो किया, माउथ में, मुंह में उसका पाचन हुआ थोड़ा बहुत, और मुख्य रूप से एक चीज का, कोई पूछेगा मुख में किसका पाचन होता, तो आप बताएंगे स्टार्च का, मंड का, केवल, और भी पूरे मंड का 30%, ठीक, लार्ज एमाइलेज के द्वारा पाचन हुआ। अब ये भोजन किससे? ग्रास नली से होते हुए कहां पहुंच गया? अब उसे बोलस कहते हैं, और वो बोलस जो लार से सना हुआ लुगदी है उसे बोलस। अब वो बोलस कहां पहुंच गया? आमाशय में पहुंच गया, आमाशय में, ठीक है। तो जब आमाशय में पहुंचता है ना, तो ये जो जठर ग्रंथियां है ना, इनमें जो कोशिकाएं हैं, जठर ग्रंथियां जिन कोशिकाओं से मिलकर बनी हैं, ये कोशिकाएं उत्तेजित हो जाती हैं, जठर ग्रंथियां उत्तेजित हो जाती हैं, ये कोशिकाएं उत्तेजित हो जाती हैं भैया, और उत्तेजित होकर अपना श्रावण शुरू कर देती हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जो मुख्य कोशिकाएं हैं, पेप्सिनोजन का श्रावण करना शुरू कर देती हैं, ये प्रोरेनिन का श्रावण करना शुरू कर देती हैं, ये ठीक। और ये जो देख रहे हैं वित्तीय कोशिका, ये HCl का श्रावण करती है, और नैज कारक। ये दोनों इनएक्टिव होते हैं, निष्क्रिय होते हैं भैया, ये किसी काम के नहीं है तो प्रोटीन। अब ये कौन से एंजाइम है जानते हैं, ठीक, एक चीज जानिएगा, इन, ठीक, ये जो प्रोरेनिन है, ठीक, इन लगा हुआ है लास्ट में, ठीक, तो अक्सर ये प्रोटीन पाचक एंजाइम ही होते हैं, ठीक। तो ये प्रोटीन पाचक एंजाइम तो है, लेकिन इनएक्टिव है, निष्क्रिय है, ठीक। अब जानिए, ध्यान दीजिएगा। अब यहां पे ना भैया हो, कितना बढ़िया पॉइंट है, ध्यान दें आप। जानते हैं क्या होता है? अब तुरंत ये श्रावण होगा ना, तो तुरंत बेटा ये जो HCl है यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक, इन पर अटैक करता है HCl। और जैसे ही HCl अटैक करेगा ना, तुरंत पेप्सिन, ध्यान देंगे, मेरी बात समझने की कोशिश करें, ठीक, ध्यान दें, तुरंत इनको एक्टिव कर देगा, ठीक, एक्टिव फॉर्म में। सबसे पहले ये कैसे हैं? निष्क्रिय हैं, निष्क्रिय रहेंगे, और इनको क्या बना देगा? सक्रिय, इनको सक्रिय करेगा। तो ठीक, पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन दोनों को सक्रिय कर देता है, ठीक। पेप्सिनोजन जो बदल जाता है पेप्सिन में, किस में बदलेगा? पेप्सिन में बदल जाता है, ठीक, पेप्सिन में, भैया ध्यान दें आप। और प्रोरेनिन ना भैया, वो रेनिन में बदल जाता है,
ठीक, रेनिन में। ये दोनों क्या थे, निष्क्रिय थे। यहां पे क्या थे, ये दोनों निष्क्रिय थे, ठीक। लेकिन अब ये दोनों में इसमें बदल गए, अब ये दोनों क्या हो गए, सक्रिय हो गए। और सक्रिय होके क्या करेंगे हम आपको बताने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये जो मुख्य कोशिका पेप्टिक सेल्स या जाइमोजन सेल्स हैं, इनसे जो पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन स्रावित हो रहे थे वो इनएक्टिव थे, निष्क्रिय थे, इनएक्टिव, कोई काम लायक नहीं थे बेचारे, कुछ काम लायक नहीं थे। लेकिन ठीक उसी समय भित्तीय कोशिका से HCl का स्रावण होता है। यह HCl जैसे जैसे ये स्रावित होते हैं, HCl यहां जाता है और ठीक इन पर अटैक करता है, इनको अटैक करके इनको क्या कर देता है, एक्टिव कर देता है। ठीक, जो पेप्सिनोजन है उसको पेप्सिन में और प्रोरेनिन जो है उसको रेनिन में बदल देता है, सक्रिय कर देता है। अब आप कहेंगे अरे सक्रिय होके ये लोग क्या करेंगे, ठीक, तो हम आपको बताने जा रहे हैं बेटा ये सक्रिय होके क्या करेंगे। तो जानते हैं ये जो पेप्सिन है ना, ये प्रोटीन पाचक एंजाइम है, ठीक। अब देखें ये पेप्सिन जो है प्रोटीन पाचक एंजाइम है, तो ये क्या करेगा, ध्यान दें आप, प्रोटीन को, जो भोजन हम खा रहे हैं उसमें प्रोटीन जा रहा है ना, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड सब है, विटामिन, लवण, तो कार्बोहाइड्रेट का कुछ पाचन तो हो ही गया है। लेकिन जब आमाशय में भोजन बोलस आता है ना, तो अब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, जैसे ही बोलस आएगा यहां से पेप्सिनोजन प्रोरेनिन का स्रावण होगा, HCl नेज कारक जाएंगे, HCl ठीक पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन पर अटैक करके पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदल देगा और प्रोरेनिन को रेनिन में बदल देगा, सक्रिय कर देगा। अब ये पेप्सिन और रेनिन करेंगे क्या, कितना महत्वपूर्ण है, ध्यान दे बेटा, ठीक। अब ये जो पेप्सिन ना, ठीक, ये प्रोटीन का पाचन करेगा, ये पेप्सिन बेटा ध्यान दीजिएगा, ठीक, ये प्रोटीन को पचाएगा और प्रोटीन को किसमें बदल देगा, प्रोटीएजेज, प्रोटीएजेज प्लस पेप्टोन्स में, ठीक, तोड़ देगा। और जानते हैं कितना पाचन, 30%, पूरे प्रोटीन का, जितना भोजन में प्रोटीन आ रहा है 30% पाचन यहां पेप्सिन द्वारा होता है। और प्रोटीन को किसमें बदल दिया जाता है, प्रोटीएजेज, हमने बताया था ना कि प्रोटीन जो है किसमें टूटता है, प्रोटीएजेज और पेप्टोन्स में टूटता है, तो ये तोड़ देता है, प्रोटीएजेज और पेप्टोन्स में तोड़ता है कौन, पेप्सिन, ठीक है। अब आप कहेंगे रेनिन का काम, तो रेनिन भी बहुत महत्वपूर्ण है भैया, ध्यान दीजिएगा। रेनिन का काम क्या होता है, दूध में पाई जाने वाली कैसीन प्रोटीन, कोई पूछेगा दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, कैसीन पाई जाती है, कैसीन, कैसीन प्रोटीन दूध में पाई जाती है, ठीक। अब ये रेनिन जो है बेटा ध्यान दीजिएगा, ये जो रेनिन है, हाँ ये जो रेनिन है, ध्यान देने वाली बात है यहां पे, ये जो रेनिन है ये दूध की प्रोटीन, दूध की प्रोटीन, ठीक, कौन है, दूध की प्रोटीन कौन है भैया, केसिन, कैसिन, ठीक, कैसिन है दूध की प्रोटीन। और इसको पराकैसिनेट, लगभग दही कह सकते हैं, पराकैसिनेट, ठीक, पराकैसिनेट, ये जो रेनिन है ना, ठीक, दूध की प्रोटीन केसिन को किसमें बदल देता है, पराकैसिनेट में बदल देता है, ठीक, दूध की प्रोटीन को, केसिन को पराकैसिनेट में बदल देता है, मतलब दही में बदल देता है, जिससे दही का पाचन आसानी से हो जाता है, यही कारण। तो आप समझ सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये रेनिन, तो जानते हैं रेनिन जो होता है बेटा ना, ये ज्यादा बच्चों में पाया जाता है। और जैसे जैसे एज बढ़ती है, रेनिन, हमारे शरीर में रेनिन की मात्रा, ठीक, क्या होती चली जाती है, कम, रेनिन की मात्रा, क्वांटिटी, रेनिन एंजाइम की क्वांटिटी कम होती जाती है। जैसे जैसे बच्चे से बढ़ते जाएंगे रेनिन की मात्रा कम होती जाएगी। और जब रेनिन की मात्रा कम हो जाएगी तो दूध में जो प्रोटीन है या दूध का पाचन क्रिया हमारे शरीर में क्या होती चली जाती है, घटती चली जाती है, ठीक, एज बढ़ने के साथ। और जो बच्चे होते हैं ना, बच्चों में रेनिन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, ठीक, जिसके कारण बच्चे आराम से दूध को क्या कर लेते हैं, पचा लेते हैं। दूध का पाचन बच्चों में आसानी से होता है, ठीक है। तुरंत दूध को दही में, यानी दूध को में पाई जाने वाली प्रोटीन केसिन को पराकैसिनेट में चेंज कर देता है, रेनिन। तो यही कारण है कि बहुत छोटे बच्चे रहते हैं तो उनको पूरे भोजन के रूप में सब कुछ क्या, दूध ही दिया जाता है, ठीक, और दूध का आसानी से पाचन होता है, वहां से सारे पोषक तत्व तो मिलते रहते हैं, ठीक है। तो जानते बेटा ये क्या करता है, रेनिन, ठीक, दूध की केसिन प्रोटीन को पराकैसिनेट में बदल देता है। और रेनिन की क्वांटिटी कहां अधिक होती है, बच्चों में,
ठीक, जिसके कारण बच्चों में दूध का पाचन आसानी से होता है। जैसे होता क्या है, जैसे आप देखें कि कोई छोटा सा बच्चा है, कोई छोटा बच्चा है एकदम, और उसको दूध पिला दीजिए, दूध पिला दिया आपने, और 10 मिनट 20 मिनट या आधे घंटे के बाद उसके पेट को हल्का सा दबा दीजिए, प्रेस कर दीजिए। आप हल्का सा दबाएंगे और वो जब दूध फेंकता है ना, तो उसको देखिए ध्यान से, बेटा थक्का, छोटा छोटा थक्का आएगा, पूरा दूध ही नहीं आता है, ठीक, थक्का, जैसे लगेगा कि फटा हुआ दूध है, दही की तरह आता है। ठीक, वो 10 मिनट के अंदर ही दूध को दही में कैसे बदल दिया, उसका ठीक मेन जादूगर कौन है, रेनिन। ठीक, यही रेनिन ज्यादा मात्रा में होता है बच्चों में, और तुरंत वो रेनिन क्या करता है, दूध को तुरंत दही में, यानी उसमें पाई जाने वाली प्रोटीन केसिन को पैरा कैसिनेट में चेंज करता है। समझ पा रहे हैं मेरी बात? हाँ, तो ये रेनिन का कमाल है। तो इस तरीके से ये, ठीक, मेरी बात फिर से सुने, ध्यान दे बेटा, मुख्य कोशिका या पेप्टिक सेल्स या जाइमोजन पेप्सिनोजन या पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन को सिक्रीट किया, इसका सिक्रीशन हुआ इनके द्वारा, ठीक, जो कि निष्क्रिय थे, और तब तक भित्तीय कोशिका भी एचसीएल और नैज कारक का श्रावण कर रही है। यहां से स्रावित एचसीएल तुरंत अटैक कर रहा है, पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदल दिया और प्रोरेनिन को रेनिन में बदल दिया। कितना बढ़िया। अब यह पेप्सिन जो हमारे आमाशय में जो भोजन आ रहा है उसमें जो प्रोटीन है उसका लगभग 30% प्रोटीन को पचाया, यानी उसका डाइजेशन कराया, और किसमें तोड़ दिया, प्रोटीएजेज और पेप्टोन्स में तोड़ दिया। ठीक है, यहां तक बढ़िया है। अब रेनिन क्या करेगा, तो बेटा रेनिन का काम होता है दूध की प्रोटीन केसिन को पैरा कैसिनेट में चेंज करता है। ये दूध की प्रोटीन को पचाने का काम करता है, केसिन को। ठीक, और इसकी क्वांटिटी कहां, बच्चों में ज्यादा होती है, जिसके कारण बच्चों में दूध का पाचन आसानी से होता है। उम्र बहुत ज्यादा हो जाती है तो दूध लोग पचा नहीं पाते हैं, आप जानते ही हैं। ठीक है भैया, बढ़िया है, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। चलिए अब बात आ जाती है बेटा हो, ये नैज कारक क्या है। नैज कारक ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसका क्या काम है, इसका नैज कारक HCl का और एक काम है कि पूरा ध्यान दें आप, जो पूरा मीडियम एसिडिक बनाए रखता है आमाशय में, एसिडिक अम्लीय माध्यम बनाए रखता है, और अम्लीय माध्यम बनाए रखने के कारण, ठीक, ये पेप्सिन रेनिन सक्रिय रहते हैं, जिसके कारण ही यहां भोजन का पाचन होता है। अम्लीय माध्यम को बनाए रखता है HCl। ठीक, ये चीज हो गया। ठीक है, तो दो काम बहुत महत्वपूर्ण है HCl के, कोई पूछेगा तो तुरंत बताएंगे कि यहाँ HCl का काम क्या है। तो पहला काम बताएंगे कि ये पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन को, ये निष्क्रिय होते हैं, इन्हें क्या कर देता है, सक्रिय कर देता है। दूसरा काम क्या होता है, तो आप बताएंगे ये HCl जो है आमाशय के माध्यम को अम्लीय रखता है, जिसके कारण, ठीक, ये आराम से प्रोटीन का क्या कर पाते हैं, पाचन, प्रोटीन पाचक एंजाइम एक्टिव रहते हैं। ठीक है, एकदम बढ़िया। अब क्या होता है बेटा, ध्यान दीजिएगा, जो नैज कारक है, ठीक, नैज फैक्टर। अब जानते हैं ये नैज फैक्टर, नैज कारक का काम क्या होता है, तो इसका भी बहुत महत्वपूर्ण काम है। ठीक, ये नैज कारक भैया हो, ध्यान दीजिएगा, ये क्या करता है, भोजन से विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में महत्वपूर्ण योगदान करता है। ये विटामिन B12, ठीक, नैज कारक, ध्यान दें, नैज कारक का काम बताने जा रहे हैं। ठीक, ध्यान दीजिएगा, यह भोजन से विटामिन B12, क्या चीज, विटामिन B12, यह भोजन से विटामिन B12 को, ध्यान दीजिएगा, समझने की कोशिश करें बेटा, अवशोषित कराता है। ठीक, यह भोजन से विटामिन B12 को अवशोषित कराता है। ठीक, एकदम सही, अवशोषित कराता है। यह भोजन से विटामिन B12 को क्या कराता है, अवशोषित। ठीक है, हाँ, यह भोजन से विटामिन B12 को अवशोषित कराता है। ठीक है, अब विटामिन B12, विटामिन B12 का एक और नाम है बेटा, ठीक ना, एकदम याद रखेंगे, और इसे कहते हैं साइनोकोबालेमिन। ठीक, साइनोकोबालेमिन, ठीक ना, साइनोकोबालेमिन। विटामिन B12 का एक और नाम है साइनोकोबालेमिन। ठीक, साइनोकोबालेमिन इसका एक और नाम है। अब ये काम क्या करते हैं, ये भोजन से, नैज कारक जो होते हैं, नैज फैक्टर, ये विटामिन भोजन से, ठीक ना, विटामिन B12 का अवशोषण कराते हैं, नैज कारक। अब विटामिन B12 क्या करेगा, तो जानते बेटा ये कहां पहुंचता है, ध्यान दीजिए, कितना बढ़िया काम। ये जो साइनोकोबालेमिन है ना, ये पहुंच जाता है कहां, बोन मैरो में।
ठीक, बोन मैरो आप जानते हैं, अस्थि मज्जा, ठीक, ये पहुंचता है बोन मैरो में, अस्थि मज्जा जिसे कहते हैं। अभी बता देते हैं ये क्या होता है अस्थि मज्जा, कुछ लोग जानते भी होंगे, ठीक ना। अस्थियों में बेटा, ठीक, अस्थियां, हड्डियां, हड्डियां, अस्थि का मतलब हड्डी, हड्डी के बीच में गैप होता है, सुराख होता है, उसमें कुछ मतलब हम कह सकते हैं कि कुछ ऊतक होते हैं, टिश्यू होते हैं, ठीक, उन हड्डियों में जो सुराख होता है उसे ही क्या कहते हैं, अस्थि मज्जा कहते हैं, ठीक, बोन मैरो कहते हैं उसे, ठीक ना। उस बोन मैरो में पहुंचकर, ध्यान दें आप, ठीक, आप एक चीज सब लोग सुने होंगे कि हमारे शरीर में खून कहाँ बनता है, सब लोग जानते हैं, ठीक, नहीं जानते हैं तो आज से जानिए, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है शरीर में, तो फट से जवाब देते हैं आप कि हमारे शरीर में आरबीसी का निर्माण बोन मैरो में होता है, अस्थि मज्जा में होता है, हड्डियों में जो सुराख है वहीं, ठीक, आरबीसी का निर्माण होता है, सही बात है, ठीक। तो जानते बेटा क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, नेज कारक यह भोजन से विटामिन B12 को अवशोषित कराता है, ठीक, अवशोषित कराता है, ठीक है। अब अवशोषित करा दिया तो विटामिन B12 क्या करेगा, यह साइनोकोबालेमिन या विटामिन B12 अस्थि मज्जा में पहुंचकर, ध्यान दीजिएगा, अस्थि मज्जा में पहुंचकर, ठीक, आरबीसी का निर्माण कराता है। वो कितना इंपॉर्टेंट, कितना महत्वपूर्ण पॉइंट है वो भैया, ठीक, लास्ट में मिला ये, ठीक ना, ठीक, अस्थि आरबीसी का क्या कराता है, निर्माण कराता है ये नेज कारक, ठीक, अजीब लग रहा था लेकिन कितना महत्वपूर्ण है, ठीक, देखें आप, नेज कारक, नेज कारक क्या किया, यह भोजन से विटामिन B12 को अवशोषित कराता है, यानी साइनोकोबालेमिन को भैया, ठीक, साइनोकोबालेमिन को अवशोषित कराता है, ठीक, अवशोषित करा के अब अवशोषित करा देता है भोजन से अमाशय की दीवार द्वारा, ठीक, साइनोकोबालेमिन को क्या कराता है, अवशोषित, और अवशोषित करा के, ठीक भैया हो कहाँ, ठीक, अवशोषित करा देता है। अब यह साइनोकोबालेमिन या विटामिन B12 कहाँ पहुंचता है, हड्डियों की अस्थि मज्जा में पहुंचता है, ठीक, और अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में पहुंचकर आरबीसी का निर्माण कराता है, आरबीसी के निर्माण में वृद्धि कराता है, ठीक। तो आप समझ सकते हैं कितना महत्वपूर्ण। तो इस तरीके से बेटा आमाशय में जो पाचन था हमने खूब महत्वपूर्ण तरीके से, खूब मेहनत से आपको समझा दिया। अगर एक बार में, हमें उम्मीद है कि आप खूब मेहनत से, यदि ईमानदारी से देखेंगे, इधर उधर दिमाग नहीं लगाएंगे, तो एक बार में ही आपको खूब बढ़िया समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। नहीं तो आप 2 बार 3 बार भी देख सकते हैं, एकदम दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक। तो बेटा पूरा वीडियो अब हम समाप्त करते हैं यहीं पे, ठीक, काफी देर से हम पढ़ा रहे हैं, ठीक बेटा। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एकदम मस्त चल रहा है कार्यक्रम, धन्यवाद।